क्लास 12 केमिस्ट्री के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक आज का दिन लाजवाब दिन है। आप सभी लोग जानते होंगे कि आज ही ले ले अभिकारक और उत्पाद के रूप में ले ले पी। तो पहला आपकी बात होगी अभिकारक की संरचना। यानी concentrate of reactant। देखो बच्चों, आप सभी लोग जानते होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया की शुरुआत करने के लिए एक अभिकारक चाहिए और एक उत्पाद चाहिए। तन बढ़िया से बाबू बलराम तन समझो तन लिखा के तन बोर्ड में ले आओ यार। 90 से अधिक ले आते नाम रोशन होकर हमने कहीं पर्चा छापे जाए और लिखा कि बच्चा लोग अपना % लेकर आए। आई जरूर का है ना, मैंने पढ़ाते नहीं भैया। अभिकारक है उत्पाद। ए को क्या कहते हैं? अभिकारक। अभी को क्या कहते हैं? तो देखो कितना अच्छा बात इसमें लिखा है। पहले तो बात है अभिक्रिया का वेग। छोड़ो ना, कहीं लिखी होगी इतने आराम से, बाद में धीरे देखो। तो अभिक्रिया की वेग की बात होती है। वेग का मतलब किस रफ्तार से अभिक्रिया चलेगी और कितना रफ्तार से उत्पाद बनेगा, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो मुझे बताओ आप जरा, अभिकारक की सांद्रता का मतलब होता है इसकी मात्रा। अब अभिकारक की सांद्रता की मात्रा जब बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। अच्छा, वेग का मतलब क्या है ना? देखो, मान लो कि अभिकारक के लिए 2 पदार्थ लिए हैं आप, और दोनों पदार्थ आपस में जितना जल्दी मिलेंगे उतना जल्दी उत्पाद बनेगा। देखते हो ना, कुछ बनाना होता है तो जितना जल्दी उसमें मिलते हैं ना उतना जल्दी उत्पाद बनता है। तो जल्दी मिलने के लिए जो 2 पदार्थ आप मिला रहे हैं, तो जो पहला पदार्थ वो के अणु, उसके अंदर भी अणु है, और दूसरा का पदार्थ उसके अंदर भी अणु है। तो अणु में टक्कर बहुत तेज़ी के साथ होना चाहिए। जितना जल्दी टक्कर मारेंगे उतना ही अधिक उत्पाद बनेगा। तो आप मुझे बताइए कि अगर एक बोर्ड के पेपर में कह दे और पूछ दे कि जब अभिकारक की सांद्रता को बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा कि घटेगा, तो क्या कहेंगे? बढ़ेगा। कहें कि जितने अधिक बढ़ाएंगे अभिकारक की सांद्रता उतना ही अधिक अणुओं की संख्या होगी और उतना ही जल्दी टक्कर भी होगा। कम रहेंगे तो कम टक्कर होगा, ज़्यादा रहेंगे ज़्यादा टकराएंगे, और जितने अधिक टकराएंगे उतना ही अधिक उत्पाद बनता है। तो इसका मतलब हुआ कि अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग क्या होता है? बढ़ जाता है। क्योंकि अभिकारक के अणु होते हैं उनके बीच में टक्करों की संख्या क्या होती है? बढ़ जाती है। समझो क्या बोले हैं? अब इस चीज़ को हम लोग फट लिख लेते हैं। लिखो, कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं पिंटू बाबू। तो लिख लो, जब अभिकारक के सांद्रता को बढ़ाते हैं, तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है क्योंकि अभिकारक के अणुओं के बीच टक्करों की संख्या बढ़। यानी अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि अभिकारक का सांद्रता
जो होता है समानुपाती होता है अभिक्रिया के वेग का। बहुत सिंपल सी बात है, जितना अधिक अभिकारक की सांद्रता बढ़ाएंगे उतना अधिक अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। पहली बात आपको कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अभिकारक की सांद्रता का क्या प्रभाव पड़ता है कि जब अभिकारक की सांद्रता को बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि इसमें गति है। क्या है, मान लो कि ये है, इसमें ये वाला मिला दिए हैं, इसमें बी वाला मिला दिया, खूब टकरा रहा है सब। जितना अधिक टकराएंगे उतना ही अधिक उत्पाद। चलो भाई, तो पहला नंबर था, दूसरा नंबर आ गया। दूसरा होगा ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव यानी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। मुझे बताओ, तनी समझाओ, मुझे समझाओ तुम कि जब अभिकारक है ये तर लगे बा भाई देखा थोड़ा आई प्रोडक्ट बना था तो ये टेम्परेचर बढ़े है तो उत्पाद की मात्रा अभिक्रिया का वेग घटेगा कि बढ़ेगा? पहले ठंडा था, गर्म नहीं कर रहे थे तो अभिक्रिया धीरे धीरे हो रही थी। और मान लगे तो चीनी पानी में डाल दे, ठंडा बा तो चीनी धीरे धीरे गले, और गर्म का बता तेज़ी से गलने से वेग बढ़ जाएगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब अभिक्रिया के ताप को हम लोग बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया का वेग क्या होता है? नहीं सुनना, ठंडा चीज़ में धीरे धीरे में रिएक्शन हुई, धीरे धीरे वो आगे बढ़ी, धीरे धीरे उत्पाद बनी, और जब हम लोग ताप देंगे तो तेज़ी से बढ़ता है। अच्छे तापों में ना दिया जाए तो जलिए जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो लिख लो, इसमें भी बहुत कई बार पूछा जाता है ना, बच्चा सब लिख लेते हैं। लिख लो कि जब अभिक्रिया के ताप को बढ़ाते हैं, अभिक्रिया के ताप को बढ़ाते हैं तो अभिकारक के तो अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। क्योंकि ताप बढ़ाने के अभिकारक के अणुओं के बीच टक्करों की संख्या बढ़ जाती है। लिख लो, यहाँ पर लिख लो ताप, और समानुपात दिखा लो अभिक्रिया का भी समानुपाती है, कोई आपका दिक्कत नहीं। अब देखते हैं तीसरा नंबर इफेक्ट, उत्प्रेरक का प्रभाव। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। तनी समझो, अगर आपसे कोई कहा तनी समझो उत्प्रेरक होता कहाँ? आइए अभिकारक ए, आइए अभी उत्प्रेरक वह होता है ना जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देता है, लेकिन स्वयं वो नहीं बनता है। जैसे कल आप लोग यूज भी करेंगे, अगर आपको छोला बनाना हो, छोला टमाटर लेते हैं, पानी में डाल देते हैं, या चना लेते हैं और गर्म करना चालू कर देते गलाने के लिए, तो गल रहा है, लेकिन बहुत धीरे धीरे गल रहा है। ये कुल पिंटू आज बहुत अच्छा जानता है, पिंटू बाबू धीरे धीरे गलता है ना,
अब वही में तनी हम लोग खावा सोडा डाल दें, क्या डाल दें, तो बहुत तेज़ी से गलेगा। तो वो जन खावा सोडा हुआ ना जो डाले हैं आप, उत्प्रेरक हुआ। तो आप बताओ तनी हमसे कि जब उत्प्रेरक मिलाते हैं तो अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा कि घटेगा? कल बनाएंगे या मंगलवार को तो बनेगा ही, कोई संदेह नहीं। हनुमान जी का दिन है ना, हनुमान जी को खिलाया जाता है छोला, तभी छोरी होती है। चलिए सब बात होता है। लेकिन देखो जब किसी अभिक्रिया में, जब किसी अभिक्रिया में उत्प्रेरक को मिलाया जाता है, तो अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। आज बड़ा सुंदर चीज़ पढ़ रहे हैं। आपसे लाइफ में कभी भी पूछा जाएगा तो आप निश्चित रूप से बताने का प्रयास करेंगे। आप उत्प्रेरक लिख सकते हैं, समानुपाती होता है अभिक्रिया का वेग का। जितना अधिक आप उत्प्रेरक की मात्रा को बढ़ाएंगे, अभिक्रिया का वेग उतना ही अधिक बढ़ेगा। कभी आप बोल नहीं सकते। 4 नंबर है दाब का प्रभाव। आप इसको अंग्रेजी में कहते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। दाब का प्रभाव देख लिए। आज दाब का प्रभाव भी हम लोग देखेंगे कि अभिक्रिया के वेग पर इसका क्या प्रभाव डालता है। देखो समझो तब लिखना। आप सभी लोग जानते होंगे कि दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। कैसे? चीनी है, पानी में डाल दो, धीरे धीरे घुलेगा, तनी से ऊपर से दाब दो, तेज़ी से घुलेगा, या चम्मच से तनी हिला के दब लगा दो जल्दी से। दाब लगाने पर वस्तुओं का आकार छोटा हो जाता है और तेज़ी से उगलता है। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि दाब बढ़ाने पर भी अभिक्रिया का वेग क्या होता है, बढ़ जाता है। घटाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़े। गाल पर से हाथ डाल दीजिए। यू आर ए स्टूडेंट एंड स्टूडेंट इज जस्ट लाइक ए आर्मी इन द इंडिया सिस्टम। जैसे कि स्टूडेंट होता है वैसे एक आर्मी होता है, क्योंकि आने वाला समय में आप स्टूडेंट बन के जी रहे हैं और यही स्टूडेंट आने वाला समय में आप आर्मी बन करके जाएंगे। और पहले ही से आपकी आदत ख़राब रहेगी तो वहाँ बहुत दिखते होंगे। समझिए कि आप भी एक सीमा पर लड़ रहे हैं, आपको भी एक तरीके से सिखाया जा रहा है कैसे आप अपने लड़ाई करेंगे। बस अंतर इतना है कि आपको जा कर के लिखना है और उन लोग को जा कर के लड़ना है, बस यही अंतर है। उनको भी ऐसे ही बैठा के सिखाया जाता है, चलाया जाता है, दौड़ाया जाता है, फिर से उसको क्लास में बैठा कर पढ़ाया जाता है कि तुम्हें कैसे जीना चाहिए, जस्ट लाइक। ठीक है चलिए। तो क्या लिखाएगा, देख लो। दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग, ये दाब लिख लो। समानुपाती अभिक्रिया का वेग। क्या आपको कोई दिक्कत है? सर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मज़ा आ गया इस पढ़ाई में आपकी। उम्मीद करता हूँ कि जितना पढ़ रहे हैं सब आपका सतह का क्षेत्रफल, सतह क्षेत्रफल, सतह का क्षेत्रफल अंग्रेजी में कहते हैं एरिया ऑफ सरफेस। एरिया ऑफ सरफेस। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ। क्षेत्रफल बड़ा कर दीजिए, खूब बड़ा भी कर ले लीजिए और छोटा भी कर ले लीजिए। अब मुझे बताइए कि किसमें अभिक्रिया का व्यक्ति जो है बड़ा वाला में जल्दी कोनो चीज़ गल जाए, बड़ा वाला में जल्दी कोनो चीज़ गर्म है तो जल्दी ठंडा हो जाए। यानी अभिक्रिया तेजी से हो तभी तो जो गर्म था वो ठंडा हो जाए। कप में तनी आप चाय पीजिए,
तो करा के ठंडा होकर में टाइम लगेगा, फरिया में पीजिए तुरंत ठंडा हो। इसके एरिया की याद है पता है ऐसा क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल होता है। लिख लो। हाँ, सतह का क्षेत्रफल बढ़ाने पर क्षेत्रफल बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। अभिक्रिया का वेग बहुत ही आसान चीज़ आज आप पढ़ रहे हैं, बहुत ही आसान। लिख सकते हैं सतह का क्षेत्रफल। थाली में कल तो आप रखेंगे अगरबत्ती रखेंगे, चंदन भी रखेंगे, चंदन भी रखेंगे, लेकिन लड्डुया तो फरके रखेंगे। रखिया फरके रखेंगे। हाँ, जिसके पास एक बात है, 3-4 भाई आपके हैं, चाचा का लड़का है मान लीजिए, और ऐसा लगता है कि जो ज़्यादा अधिक पैसा देने वाला उसको बढ़िया राखी बांधा जाता है। तो सतह का माध्यम की प्रकृति 6 नंबर है, माध्यम की प्रकृति। इसको हम अंग्रेजी में कहेंगे नेचर ऑफ मीडियम। देखो आप जितना पढ़ोगे ना उतना सीखोगे। आपको याद है कुछ बातें हम आपको बताए थे कि गैस ले लें, पानी में डाल दें, तो समझो यार ये बाबू खाली छाप रहे हो तुम लोग, क्या फ़ायदा है यार। सीखो कि यदि हम लोग अभिक्रिया के रूप में गैस ले लें, तो अभिक्रिया के रूप में गैस लेंगे तो गैसों की क्रिया बहुत तेज़ी से होती है। यहाँ आग लागल बा, ऑक्सीजन जाता धड़ाधड़ आगे बढ़ेगा। और ठोस की क्रिया बहुत धीरे धीरे होती है। पानी में तुम गैस डालोगे, गैस तो बड़ी जल्दी जल्दी घुल जाएगा, वो धाए तो घुल जाएगा। पोखरा में ऑक्सीजन को मार दो कौन दे, पूरा ऑक्सीजन पूरा पानी में फैल जाएगा। और छीनी ले आके छिड़कब टाइम लगेगा। तो यानी माध्यम के रूप में यदि गैस है तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, और माध्यम के रूप में ठोस है तो अभिक्रिया का वेग घटेगा। तो लिख लेना। हाँ, यदि माध्यम के रूप में गैस हो तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। और यदि ठोस है तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। चलिए, गैस होगा ताकत तेजी से होंगे, अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। ये सब आपके पास मौजूद है, सारा चीज़ आपको याद हो गया। हो गया। लिखा गया होगा, मिटा दे इसको, सब साफ करें। चलिए अब लिखेंगे आप हेडिंग प्राथमिक। समझ में आ रहा है ना, सब याद कर लीजिए। प्राथमिक अभिक्रिया, जो बच्चे थोड़ा सा वीकनेस होता है उनसे ध्यान दें। जो दोनों बच्चे भाई जाए, समझ में आ रहा है ना। ताकत हनुमान का मैंने पूछ कि समझ में आ रहा है ना जो पढ़ रहे हैं आप लोग। हाँ ठीक है, तने बोला करो प्राथमिक अभिक्रिया। अच्छा आपको याद है प्राथमिक अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अभिक्रिया को तुम लोग MBBS की तैयारी करना है एकदम। मेरी बात माने, 1 साल तो जरूर तैयारी करना। सब कोई MBBS का ही तैयारी करेगा। तो मान लो मैं कई गो कैटेगरी बा,
कोई पैथोलॉजिस्ट बन जाए, कोई हड्डी के डॉक्टर बन जाए, कोई सर्जन बन जाएगा, कोई गुप्त रोग विशेषज्ञ बन जाएगा, कोई माने किडनी वाला डॉक्टर बन जाएगा, कोई मूत्र पेशाब जांच करने वाला बन जाएगा, कोई त्वचा रोग के विशेषज्ञ बन जाएगा, कोई कान के डॉक्टर, कोई आँख के डॉक्टर, कोई हड्डी के डॉक्टर। माने में बहुत है सब लोग। एक ही अस्पताल में तुम लोग रहना सब लोग। प्राथमिक अभिक्रिया। अच्छा आ जाओ। अरे बाबू अभय तू का बनना है? तू कौन डॉक्टर बनबे अभय? हड्डी टूर डॉक्टर, मारे के टूर के तब इलाज करी। आपको कई बार क्वेश्चन मिलेगा, आप पढ़ते होंगे अखबार में भी या कहीं जाते होंगे तो ये देखने को मिलता है, व्हाट इज द प्राइमरी रिएक्शन, प्राथमिक अभिक्रिया। कई बार आप पढ़े होंगे और आप ग्रुप में देखे भी होंगे कि बच्चे कहते हैं कि तनी आप प्राथमिक अभिक्रिया का परिभाषा उदाहरण बताइए। तो आज आप याद कर लीजिए, तनी पढ़ाई के भी ग्रुप में भेजा करो, दो चार को परिभाषा खींच करके उसको भी भेजा करो। क्लास 12 केमिस्ट्री, क्लास 12 में सही बात है। चल अब अच्छा बात बता रहा है, निर्णय समीकरण जो भी माने मेन आता है, मूलरता वगैरह खींच के दो चार को रोज भेजा करे, एक एक को। ये बात आता है। तो अगर प्राथमिक अभिक्रिया कोई पूछे तो कहोगे वह अभिक्रिया जो एक ही पद में संपन्न हो गया, बस एक ही बार में संपन्न है। याद हुआ प्राथमिक अभिक्रिया? वह अभिक्रिया जो एक ही पद में संपन्न हो जाता है उसको क्या कहते हैं? प्राथमिक। अधिकतर आप देखेंगे कि 90% ऐसा ही रिएक्शन में होता है, एक में कंप्लीट हो जाता है। तो लिख लेता हूँ, वह अभिक्रिया जो केवल एक ही पद में संपन्न हो जाता है, संपन्न हो जाता है तो उसे प्राथमिक अभिक्रिया कहते हैं। प्राथमिक अभिक्रिया कहते हैं। आप उदाहरण में क्या लिख सकते हैं? नाइट्रोजन ले लो बाबू, हाइड्रोजन ले लो, क्रिया करा के अमोनिया बना, एक ही पद में संपन्न हो गया। अच्छा आप हाइड्रोजन ले लो, क्लोरीन ले लो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन गया। चाहे आप हाइड्रोजन ले लो, ब्रोमीन ले लो, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ये सब आपके एक पद में रिएक्शन कहे जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। याद होगा? माने ऐसी अभिक्रिया जो केवल एक ही पद में कहा था संपन्न हो जाता है तो समग्र प्राथमिक अभिक्रिया कहता है। याद होगा कि नहीं सबको? अब लिख लो जटिल अभिक्रिया, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कोई बताने का क्या होता है? एकदम सही बोला है लड़का, जटिल अभिक्रिया। एक पद का मतलब समझ रहे हैं ना? देखो एक ही बार में कंप्लीट, एक ही बार में कंप्लीट, एक ही बार में कंप्लीट, इसीलिए लेकिन जटिल अभिक्रिया अंग्रेजी में कहता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। देखो आप इसका पहले देख रहे थे प्राथमिक में सभी एक ही पद में कम संपन्न, तो इसका उल्टा कहेंगे जटिल है तो तनी जटिल होगा ना, एक पद में नहीं होने वाला है, कई पदों में संपन्न होगा। तो लिख लो फटाक दे, वह अभिक्रिया जो कई पदों में संपन्न होती है उसे जटिल अभिक्रिया कहता है। वह अभिक्रिया जो कई पदों में संपन्न होती है उसे जटिल अभिक्रिया कहता है। देखो
मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूँ आपके सामने। नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। देखिए 2 पदों में रिएक्शन संपन्न हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग जटिल अभिक्रिया कहते हैं। इसलिए हमको क्या कहते हैं? जटिल अभिक्रिया। हो गया, समझ गए? लिखा गया। तो हमारे जो अभिक्रिया क्या होती है वो कई पदों में संपन्न होती है, तो उसे क्या कहते हैं? अब हमें पढ़ना है अभिक्रिया की कोटि। कोटि को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। समझ रहा है सर? नंदू बाबू पूरा एकदम याद कर लीजिए, आपका भविष्य आने वाले समय में बहुत अच्छा है। चलो मिटाएं इसको, क्या गया सब लोग? चलो अब समाप्त करते हैं इसको। लिखो एक हेडिंग, अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया का कोटि यानी ऑर्डर। ऑर्डर माने कोटि होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखो आप पढ़े भी होंगे, कोई भी अभिक्रिया होता है, कोई भी रिएक्शन होता है तो उसमें अभिकारक होते हैं और क्या होते हैं? उत्पाद। मान लो ये है IB है, इधर C बना, इधर D बना, इसके ऊपर घात के रूप में X है, इसके ऊपर Y। तो मैं आपसे कहूँ कि आपको बताना है कि अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं। एकदम आराम से समझना। किसी रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया ही है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक, आयु अभिकारक, आयु अभिकारक के ऊपर उपस्थित घातों के योग को, योग का मतलब जोड़ देना है, यानी X + Y, X और Y को जोड़ देना। लिख रहे हैं ना, A के ऊपर X घात है, B के ऊपर Y। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के ऊपर उपस्थित घातों के कुल योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। अभिक्रिया की कोटि। अगर मैं इस रिएक्शन में पूछता कि बताइए कोटि का है तो क्या कहते हैं? X + तो लिखो लिखना है ऐसे, किसी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के ऊपर उपस्थित कुल घातों के योग को अभिक्रिया का कोटि कहते हैं। कुल घातों के योग अभिक्रिया का, और यहाँ पर कोटि बराबर क्या होगा? X + Y। कोटि बराबर X + और एक और आपका आज का लास्ट टॉपिक रहेगा वेग स्थिरांक। अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको? रेट या वेलोसिटी लिख लेना, कांस्टेंट। कहने पहले खूब बढ़िया समझना, तब लिखाएंगे आप। और तो समझ गए ना अभिक्रिया की कोटि, घात को जोड़ दिया गया। कोई बताएगा इसको, आज याद हो जाएगा। सुनो, हम पढ़ के आ रहे हैं कि जो अभिक्रिया का वेग होता है वो अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती है। अभिकारक की सांद्रता क्या होता है? सुनते रहो, देखते रहो। अगर समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तब K एक नियतांक आता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? वेग स्थिरांक। यह था वेग स्थिरांक, K को वेग स्थिरांक।
देखो यहाँ से आपका सूत्र देखो एकदम याद रखना कि जो अभिक्रिया का वेग होता है सांद्रता के समानुपाती होता है। इस सबसे पहले आपको मैंने पढ़ाया था, आज भी पढ़ानी है कि जितना अधिक सांद्रता बढ़ाएंगे अभिक्रिया का वेग उतना ही अधिक बढ़ेगा। तो सुनो कहानी क्या होगा। कोई पूछता है कि अभिकारक की सांद्रता अभिक्रिया का वेग होता है, ये बदल जाइए। आ जाओ, अच्छा लिखे हमें अभिक्रिया के वेग और अभिकारक के सांद्रता के अनुपात को अभिकारक के सांद्रता के अनुपात को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कहता है, ठीक है। ऐसे कैसे प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, केमिस्ट्री बड़ा सुंदर पढ़े हम लोग। आपके सामने कुछ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से आपको अभिक्रिया का कोटि बताना है। कल मैं आपको पढ़ाऊंगा। सबसे पहले शून्य कोटि का अभिक्रिया, प्रथम कोटि का अभिक्रिया, द्वितीय कोटि का परसों, हाँ वही मंडे को। तो देखो पहले हम कुछ सवाल आपको बता दें कि कैसे आप इसके बारे में बताएंगे। मिटा दे सब। देखिए आपके पास के बराबर दे दिया ए के पावर 2, वेग बराबर दे दिया कि यहाँ पर लिख दिया ए के पावर 2 दे दिया, अब बी के पावर 3। तो कोटि बता, कोटि 5 होगा। सिंपल सी बात है, बड़ा सुंदर। ऐसे ही सवाल आपका लिखा भी गया है और आप कल्पना कर लाएंगे भी। आपको हम बता दे रहे हैं कि ये वेग बराबर की है, ए के पावर 2 है, बी के पावर 3 है। तो कोटि पूछ रहा था, क्या करेंगे। तो जन घात दोनों देख रहे हैं, जोड़ देंगे। अभी आप देखे भी थे, तो घात को जोड़ दीजिए, कोटि निकल जाएगा। सिंपल सी बात है। तो कोटि बराबर क्या लिख लेंगे, 2 + 3, 3 2 5। चलिए आंसर नोट कर लीजिए इसको। तो आज के लिए केमिस्ट्री हम लोग इतना ही रहने देते हैं।